नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा 82 16.6 किलोमीटर में अब तक आपने सुना कि कैसे हम अपने तयशुदा टाइम पर दिल्ली से शिवपुरी के लिए निकले तो सही, पर बीच में प्रोग्राम गड़बड़ा गया। अब हम शिवपुरी पहुंच चुके हैं। अब सुनिए क्या हुआ इस किस्से में इसके आगे। जैसा कि मिथुन ने बताया था, वहाँ पे एक गार्ड ने रोक के हमसे पूछताछ तो की, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमने उसे कहा कि यार हमारा तो यहाँ रोज़ आना जाना है और कुछ टायर पंचर हुआ, इस तरह की दिक्कत हुई, लेकिन अब आप हमें जाने दीजिए। तो 3 लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ जगह के बारे में बताते हुए और ये कहते हुए कि चिंता की कोई बात नहीं है, तो गार्ड ने कहा ठीक है साहब, अब आप जाइए। एक काम हमने अच्छा किया कि हमने, जैसा कि मिथुन ने कहा था, हमने शिवपुरी से निकलते ही अपने ओडोमीटर को सेट किया 0 पर। आइडिया ये था कि अब आगे फ़ोन मिले या ना मिले, लेकिन हम 13.6 किलोमीटर पे पहुंच के गाड़ी को रोक के तफ्तीश कर लेंगे कि ये कैंप कहाँ है, और देखेंगे कि वो जो गाड़ी खड़ी है जिस पर शीशे पर कैंप की ब्रांडिंग है वो हमें मिल जाए। शिवपुरी जब हमने क्रॉस किया तो 6:30 पौने 7 का समय था और सर्दियों की रात थी और जंगल का इलाका था, तो गुप अंधेरा था और कोई ज़्यादा गाड़ियाँ थी नहीं। या यूँ कहूँ कि हमें पूरे रास्ते कोई गाड़ी नहीं मिली तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, बिकॉज ऐसा ही हुआ भी। तो हम लोग निकले, और अगर आप रात को सुनसान सड़कों पर इस तरह ड्राइव कर रहे हैं तो 13.6 किलोमीटर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लगता है। मोड़ पर मोड़ बहुत जगह हमें लैंडस्लाइड देखने को मिली, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम बस चलते जा रहे हैं और शायद हम सही जा भी रहे हैं या नहीं। बार बार इस तरह की बातें भी हमारे जहन में आ रही थी, पर फिर भी हम निश्चिंत थे। 3 लोग एक साथ हैं और इन्हें आपस में और साथ में ट्रैवलिंग का अनुभव है, तो कोई ख़ास चिंता की बात थी नहीं। तो जैसा कि मिथुन ने कहा, हम लोग पहुंचे उस जगह पर जहां पर गाड़ी ने ये बताया कि 13.6 किलोमीटर हो चुके हैं, और हमने संदीप को कहा कि अब आप गाड़ी रोक लीजिए और हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी का हॉर्न बजा या आवाज़ लगा मिथुन को बताया जाए कि हम पहुंच गए। संदीप हालांकि बहुत ही सलीकेदार ड्राइवर भी हैं, पर इस बार जब वो गाड़ी को साइड में खड़ी करने लगे तो शायद सड़क पर जो एक गड्ढा था उन्हें दिखा नहीं, तो हमारी गाड़ी का टायर उस गड्ढे में चला गया। अब एस्टीम कोई बहुत पावरफुल गाड़ी नहीं है, तो जब टायर अब गड्ढे में हैं और संदीप ये कोशिश कर रहे थे कि उसको गड्ढे से बाहर निकाला जाए, पर थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हमें लगा कि ठीक है, उतर कर धक्का लगाया जाएगा। पर सबसे पहले, जैसा कि मिथुन ने कहा था, हिदायत दी थी कि आप पहले हमें पुकारें, तो हमें लगा वो पहले कर लेते हैं, गाड़ी का देखा जाएगा कैसे गड्ढे से बाहर निकालना है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात है नहीं। तो फिर हमने आवाज़ लगानी शुरू करी, हॉर्न बजाया, क्योंकि जिस गाड़ी का जिक्र मिथुन ने किया था कि वो गाड़ी खड़ी रहेगी सड़क पर और उस पर हमारे कैंप की ब्रांडिंग रहेगी, वैसा कुछ हमें दिखा नहीं अंधेरे में। काफ़ी देर हम आवाज़ लगाते रहे और हॉर्न बजाते रहे। काफ़ी देर के बाद हमें नीचे से कुछ एक लोगों के आने की आवाज़ सुनाई दी और हमें कुछ रोशनी दिखी। थोड़ी देर के बाद सड़क पर मशाल लिए 3 लोग आ गए।
उनमें से एक मिथुन था और एक शायद वहाँ का वर्कर और एक किचन का कोई असिस्टेंट था, जो कि आमतौर पर जितने भी गेस्ट आते हैं उनका सामान वामान कैंप तक लेके जाते हैं। तो मिथुन से हाय हेलो हुआ और मिथुन से हमने पूछा कि आपने उस गाड़ी का जिक्र किया था, वो तो हमें कहीं दिखी नहीं। तो उसने इशारा किया, तो वो सड़क पर ना होके जो सड़क से लगकर एक पगडंडी या रास्ता जो नीचे की तरफ जा रहा था, वहाँ पर एक कोने में वो गाड़ी खड़ी थी, जिसके शीशे पर एक छोटा सा A4 साइज़ का पेपर था, जिस पर हाथ से रॉयल टाइगर कैंप का नाम लिखा हुआ था। तो हमें काफ़ी हंसी तो आई, लेकिन क्योंकि अब मिथुन और उसके साथी हमें मिल चुके थे, तो हमें इस बात को लेकर कोई गुस्सा या रोष नहीं था। तो मिथुन ने बताया कि यहाँ से हमें कुल 5 मिनट नीचे उतरना है और नीचे नदी के साथ, गंगा के साथ कैंप है। तो साथ आए 2 लोगों ने हमारा सामान पकड़ा, जो छोटे छोटे बैग हमारे पास थे वो हमने अपने कंधों पर चढ़ाए और हम नीचे की तरफ चल पड़े। जैसा कि आशु ने मुझे फ़ोन पर बताया था और बाद में पार्था ने भी कहा था, ये एक छोटा कैंप था। तो जैसे ही हम कैंप में पहुंचे, लेफ्ट साइड पे सबसे पहले कैंप की किचन थी, जो कि थोड़ा 10 या 12 स्टेप्स लेकर ऊपर की तरफ किचन थी। नीचे खुला मैदान था, जहां एक कोने में बड़ा सा टेंट लगा था, जो कि शायद डाइनिंग एरिया था, जिसकी साइड्स पे कुछ नहीं था, सिर्फ ऊपर से एक उसको कवर किया हुआ था। और फिर राइट साइड पे एक कतार में 11 या 12 टेंट थे। तो मिथुन ने हंसते हुए कहा कि आपको पार्था ने बताया होगा कि अभी तो हमारे पास आप लोगों के सिवा कोई और गेस्ट है नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको आखिर वाला टेंट देता हूं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा आउटसाइड टॉयलेट है, जो सैंड पिट्स और इस तरह के जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बाथरूम्स क्रिएट किए जाते हैं इस तरह कैंप्स में, तो वो बिल्कुल 12 नंबर के टेंट के साथ है। तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बिजली भी नहीं है और किसी प्रकार की दूसरी सुविधा नहीं है। तो क्योंकि आप ही लोग इस कैंप में हैं अभी, तो आपको आपका मन मुताबिक कैंप में टेंट मिल सकता है। अक्सर जितने भी कैंप हैं शिवपुरी में, जो कि जहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पे हर एक टेंट के बाहर एक लालटेन रख दी जाती है, जो कि रास्ता भी डिफाइन कर देता है और थोड़ी बहुत रोशनी भी रहती है आपके लिए रात और शाम के समय, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आपका टेंट कौन सा है या रास्ता कहाँ है। तो क्योंकि हम 3 लोग थे और हम में से संदीप जो हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। उनका अपना एक तय शेड्यूल है, कभी सोना है और कितने बजे उठना है। तो हमने बड़ी चालाकी से संदीप को एक दूसरे टेंट में रख, विपिन और मैं दूसरे टेंट में एडजस्ट हो गए। तो 11 नंबर में संदीप और 12 नंबर में मैं और विपिन। रात हो चुकी थी, तो हमें लगा कि अब डिनर किया जाए और थोड़ी सी एंजॉयमेंट हो जाए डिनर के साथ। तो हमने मिथुन को बोला कि आप चाय वाय या दूसरी चीज़ें छोड़िए, आप सीधा डिनर अरेंज कीजिए और हम डिनर करेंगे और आज रात आराम कर फिर कल देखा जाएगा कि राफ्टिंग कितने बजे करनी है, कैसे करनी है। तो सिंपल सा डिनर था, पर एकदम होम कुक्ड फूड की तरह था। तो हमने खूब एंजॉय किया। 3 दोस्त थे, थोड़ी देर आग के साथ बैठे, बॉनफायर का मज़ा उठाया। नदी का किनारा था, तो थोड़ी देर हम बीच सैंड पर भी हमने गुजारा। आसपास पहाड़ियाँ, घना जंगल, हर तरफ जानवरों की कुछ धीमी धीमी आवाज़ें, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। और मिथुन काफ़ी दिलचस्प आदमी थे। उन्होंने हमें बताया कि वो हालांकि नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, बट अब काफ़ी अरसे से वो शिवपुरी में कैंप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। दूसरे कैंप में काम करने के बाद अब वो काफ़ी समय से पार्था के साथ हैं। और कैंप मैनेजमेंट के अलावा वो राफ्टिंग में भी एक एक्सपर्ट गाइड हैं। तो उन्होंने बताया कि राफ्टिंग में भी मैं ही आप लोगों के साथ चलूँगा। तो हमें जानकर अच्छा लगा। तो हमारी महफिल खूब
सजी उस दिन रात को, और मिथुन भी काफ़ी ओपन अप हो गए हमारे साथ। करीबन 11 साढ़े 11 बजे संदीप ने कहा कि अब वो तो सोने जा रहे हैं क्योंकि आज हमने पूरे दिन उनसे ड्राइविंग कराई है। मैंने और विपिन ने मन बनाया कि हम थोड़ा और बैठते हैं और फिर चल के हम भी कैंप में थोड़ा रेस्ट करेंगे। कुछ समय के बाद मैं और विपिन भी जाकर अपने कैंप में सो गए। अगले दिन हम लोग 6:30-7 बजे के करीब उठे। हमें लगा कि थोड़ा वॉक किया जाए क्योंकि प्लान ये था कि 9 बजे राफ्टिंग शुरू की जाएगी। और ये जो राफ्टिंग है, इस राफ्टिंग का मामला ये है कि आप तय कर सकते हैं कि आप कितना लंबा रूट लेना चाहते हैं। राफ्टिंग ब्यासी से भी शुरू होती है, उससे आगे कोडियाला से भी शुरू होती है, तो सब तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमने मिथुन से कहा कि ठीक है, हम लोग ब्यासी से करेंगे और फिर ऋषिकेश से वापस आएंगे और फिर रात कैंप में गुजारेंगे और अगले दिन सुबह वापस दिल्ली का निकलने का प्लान है। तो सुबह उठे और थोड़ी देर हमने कैंप के आसपास हम घूमे और आसपास की स्थितियों का जायज़ा लिया, और नेचर के लैब में थे तो पूरा लुत्फ़ उठाया उस बात का। इससे पहले कि हम 9 बजे राफ्टिंग की शुरुआत करते, मौसम का रुख थोड़ा बदल गया। अभी हम वॉक ही कर रहे थे कि हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, और जब तक कि हम वापस अपने कैंप पहुंचे अब बारिश तेज़ हो रही थी। तो जैसा कि पार्था ने हमें सचेत किया था कि देखिए साहब, मौसम अगर ख़राब होता है तो राफ्टिंग की गुंजाइश कम रहेगी, जिस पर हमने भी कहा था कि कोई बात नहीं साहब, इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। तो अब मूसलाधार बारिश हो रही थी और हमारे राफ्टिंग के मंसूबों पर पानी फिर रहा था। हम कैंप वापस आए, ब्रेकफास्ट हालांकि रेडी था और बारिश हो रही थी, लेकिन हम टेंट के नीचे खड़े होकर हमने ब्रेकफास्ट किया और इस कोशिश में थे कि बारिश रुके तो राफ्टिंग शुरू की जाए। पर मिथुन ने आके बताया कि देखिए, अब जो बारिश है, बारिश के रुक जाने के बाद भी राफ्टिंग करना कितना सेफ़ है ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए राफ्टिंग का इरादा हमें आज तो छोड़ना ही होगा। काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाली ख़बर थी, पर फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम 3 दोस्त हैं, अगर राफ्टिंग नहीं तो कुछ और करते हैं। बारिश अभी थोड़ी देर में रुक जाएगी तो आसपास घूमते हैं, कुछ ना कुछ एडवेंचर या कुछ ना कुछ नया करने का मौका तो मिल ही जाएगा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर अपने अपने टेंट्स में इंतज़ार करने के बाद जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो हमने सोचा कि अब निकला जाए और देखा जाए कि आसपास कौन से एरियाज़ हैं। एक मन में बात ये भी थी कि ऊपर जाकर गाड़ी को भी उस गड्ढे में से निकालना है जहां रात को गाड़ी फंस गई थी। तो जब बारिश धीमी हुई या बूंदाबांदी रह गई अब, तो हम लोग तैयार हो ऊपर पहुँचे। साथ में हमने कैंप के 2-3 लोगों को लिया और आसानी से गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला। प्लान ये था कि अब क्योंकि राफ्टिंग नहीं हो रही तो चलिए ब्यासी या कोडियाला तक जाया जाए और देखा जाए कि किस तरह की जगह है। तो गाड़ी में बैठकर हम निकले, ब्यासी गए। छोटा सा कस्बा है ब्यासी, जहाँ खाने पीने की कुछ दुकानें हैं, कुछ एक जनरल स्टोर्स हैं। क्योंकि ये नेशनल हाईवे है जो आपको बद्रीनाथ की तरफ लेके जाता है, और इस तरह के रूट्स पर बहुत से स्टेशंस तो हैं नहीं, छोटे छोटे गांव या कस्बे हैं। उनमें से ब्यासी या कोडियाला इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये राफ्टिंग के स्टार्टिंग पॉइंट्स भी हैं। और यहाँ गंगा नदी अपने पूरे आवेग में है। आपको बहुत बढ़िया लगता है गंगा नदी को यहाँ देख के, और जिस तरह की रैपिड्स की बातें लोग अक्सर करते हैं और जिस तरह की रैपिड्स की पिक्चर्स लोग लगाते हैं अपनी डीपीज़ पर, यहाँ पर आप उसे असल रूप में देख सकते हैं। तो ब्यासी में कुछ समय गुजारा,
ड्राइविंग करके आगे कोडियाला तक गए। फिर हमारे मन में था कि यहीं पे आसपास कहीं आनंदा इन दी हिमालयाज़ भी है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्पा सेंटर है। तो सोचा कि चलिए वहाँ भी जाया जाए, देखा जाए कि किस तरह की जगह है। तो हम ड्राइव करते करते उस सॉल भी निकले। हालांकि हम आनंदा के अंदर नहीं गए, लेकिन हम बाहर से उस जगह को देखकर ज़रूर आए। तो लगभग पूरे दिन हम गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह बीच में रुक के थोड़ा सा फोटोग्राफी, इस तरह की चीज़ें करके हमने पूरा दिन गुजारा। शाम को हम वापस कैंप पहुंचे। अपने अपने टेंट्स में जाकर थोड़ा सा रेस्ट किया, फ्रेशन अप हुए और निकले बाहर, जहाँ पे मिथुन ने बिल्कुल नदी के किनारे हमारे लिए बॉनफायर का इंतज़ाम किया हुआ था। शायद वो भी इस बात से परिचित थे कि हम काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि आज हम राफ्टिंग नहीं कर पाए। तो उनके पास हमारे लिए एक नया प्लान रेडी था। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको कल दिल्ली निकलना ही है, तो हम सुबह सुबह यहाँ से राफ्टिंग करेंगे और ऋषिकेश तक जाएंगे और हम में से एक आपकी गाड़ी वहीं पहुँचा देगा, जिससे आप वहीं से सीधा दिल्ली निकल जाएंगे। ये बढ़िया प्लान लगा हमें लगा कि देखिए, अब इतनी दूर आए हैं और राफ्टिंग नहीं होती तो शायद हमें थोड़ा सा बुरा लगता, पर अब मिथुन के चलते कोई दिक्कत नहीं रही। तो हम लोग आग के सामने बैठ बतियाते रहे और गंगा नदी का किनारा, मंद मंद हवा चल रही है, दिसंबर में हल्की सर्दी है, पर ड्रिंक्स इन हैंड एंड कैंप फायर हमें काफ़ी सुकून मिल रहा था। और फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मिथुन ने राफ्टिंग से जुड़े किस्सों की लंबी फेहरिस्त थी उनके पास, तो उन्होंने एक एक करके वो किस्से सुनाए। फिर उन्होंने कुछ एक अपने नॉर्थ ईस्ट के किस्से सुनाए। बातचीत के बीच में हमें बहुत तेज़ जंगल की तरफ से, नदी के दूसरी तरफ से बहुत तेज़ किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने झट से मिथुन से ये पूछा कि देखिए, ये मुझे लग रहा है किसी टाइगर की आवाज़ है। विपिन और संदीप भी उस आवाज़ को सुनकर चौंक गए। तो हम सब मिथुन की तरफ देख रहे थे कि उनका क्या रिएक्शन होगा इस आवाज़ पर। तो जिस पर मिथुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये टाइगर की आवाज़ नहीं है, ये किसी लंगूर की आवाज़ है, और वो अक्सर ऐसी आवाज़ निकालता है जब उसे किसी तरीके के खतरनाक जानवर का अंदेशा होता है। ये एक तरह से उनका कम्युनिकेशन सिग्नल है, या कहिए डिफेंस मैकेनिज्म है, ये बताने का अपने बाकी साथियों को कि देखिए, आसपास कोई खतरनाक जंगली जानवर मौजूद है। फिर हमने मिथुन से पूछा कि देखिए, आपको तो इस बारे में भी काफ़ी जानकारी है, तो क्या टाइगर या इस तरह का किसी जंगली जानवर का कैंप में आना हुआ है? तो जिस पर उन्होंने कहा, कैंप पे तो नहीं, पर आप टाइगर की आवाज़ को बाकी जानवरों की आवाज़ से अलग करके सुन सकते हैं। फिर उसने वो आवाज़ निकाल के हमें दिखाई कि देखिए, टाइगर कुछ इस तरह की आवाज़ करता है। तो बहुत बढ़िया माहौल था और सब बातें चल रही थी, और वी वर एंजॉइंग आवर टाइम एंड डिनर हुआ। डिनर के बाद हमने अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखा। आग अभी भी जल रही थी, बॉनफायर का मज़ा हम उठा रहे थे कि फिर संदीप के सोने का समय हुआ। 11 बजे के करीब संदीप ने कहा कि देखिए, आप लोग कंटिन्यू रखिए अपने इस एंटरटेनमेंट को, मैं चला, मुझे अब नींद आ रही है। तो इससे पहले कि संदीप उठकर अपने टेंट की तरफ जाते, हमारी मंडली में अब हम तीनों के अलावा मिथुन तो थे ही, कुक का वो असिस्टेंट भी था जो उस दिन हमारा सामान लेकर नीचे आया था। तो उसने संदीप को कहा कि साहब, अभी आप अकेले अपने टेंट में मत जाइए, आप सबके साथ जाइए। जिस पर संदीप हंसा और कहा कि नहीं नहीं, मेरी चिंता आप मत कीजिए, मुझे डर नहीं लगता। कह के मुस्कुराते हुए संदीप निकल गए अपने टेंट की तरफ। हमने बातचीत जारी रखी। हालांकि बीच बीच में कुक का वो असिस्टेंट बार बार मिथुन से ये कह रहा था कि आप इन्हें पिछले शनिवार का किस्सा भी बताएं और जिस तरह की यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं वो भी बताएं। तो जिस पर मिथुन ने उसकी तरफ कोई ध्यान दिया नहीं। हालांकि हमने जिज्ञासापूर्वक
मिथुन से कहा कि बताइए किस तरह की किस्से की बात कर रहे हैं ये। तो मिथुन ने कहा कि साहब ये गांव वाले हैं और इसी तरह की बातें करते हैं, आप छोड़िए। तो फिर बात आई गई हो गई। थोड़े समय के बाद करीबन 12 साढ़े 12 बजे हमने भी अब मिथुन से विदा ली और कहा कि अब जाके थोड़ी देर रेस्ट किया जाए और फिर सुबह राफ्टिंग का कार्यक्रम भी है। तो मैं और विपिन निकल पड़े अपने टेंट की ओर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालांकि हर एक टेंट के बाहर लालटेन रखी गई है, पर अब वो सब लालटेन बुझ चुकी थी। अभी हमने चौथा या पांचवा टेंट ही क्रॉस किया था कि एकाएक विपिन रुक गए। इससे पहले कि मैं उनसे कोई सवाल करता, उन्होंने मुझे इशारा करते हुए नदी की तरफ कहा कि क्या तुमने अभी आवाज़ सुनी नदी में से? हालांकि पहले मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, पर जब अब विपिन ने बताया तो एक बार फिर आवाज़ हुई और हमें ऐसा लगा कि शायद पानी में किसी ने छलांग लगाई हो, जिस तरह पानी में आवाज़ आती है। तो हमें लगा कि इस समय गंगा में डुबकी लगाने का तो जिगरा किसी में होगा नहीं, तो ये या तो कोई पत्थर या टहनी कुछ इस तरह की आवाज़ है। तो हमने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम आकर अपने टेंट में बिस्तर पे गिरे और सोने की कोशिश करने लगे। अभी कुछ 10, 12 या 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि यकायक मुझे बहुत तेज किसी जानवर की आवाज़ सुनाई पड़ी। और अब ये वैसी ही आवाज़ थी जैसी आवाज़ निकालकर हमें मिथुन ने बताया था कि टाइगर कुछ इस तरह से आवाज़ करता है। तो मैं सोच रहा था कि शायद ये आवाज़ अपने आप बंद हो जाए, ये जानवर हो अगर कोई तो शायद चला जाएगा। लेकिन ये आवाज़ लगातार तेज़ होती जा रही थी। मैंने विपिन की तरफ देखा तो विपिन भी अब उठकर बिस्तर पर बैठ गए थे और उन्होंने भी मुझसे कहा कि हाँ, मैं भी काफ़ी समय से इस आवाज़ को सुन रहा हूँ और ये तो वही आवाज़ है जैसी मिथुन ने करके दिखाई थी। मुश्किल ये थी कि यह आवाज़ इतनी साफ सुनाई पड़ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि टाइगर बिल्कुल हमारे कहीं आसपास ही हो। और जिस तरह के टेंट में हम थे, हमारे पास तो किसी किस्म की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये बहुत ही एक फ्रेजाइल किस्म का टेंट है जिसमें दरवाजे के नाम पर भी बस एक कपड़ा है जिसमें एक चेन लगी है जिससे वो बंद हो जाता है। इसके अलावा ना तो हमारे पास टेंट में किसी किस्म का बर्तन जिसे यूज़ कर हम कोई आवाज़ निकाल पाएँ, ना कोई आग या मशाल, कुछ भी इस तरह का इंतज़ाम नहीं था। तो हम चुपचाप बैठे रहे। हालांकि हम नर्वस थे, थोड़े डर रहे थे, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। अचानक हमने ये देखा कि वो आवाज़ जो अभी सामने से आ रही है अब टेंट के पिछली तरफ से आ रही है जहाँ पे जंगल है। फिर ऐसा भी लगने लगा कि शायद कोई पीछे चल रहा हो। अब अगर आपको डर सता रहा हो और आप इस तरह की परिस्थितियों में हो तो हर छोटी आवाज़ आपको भयावह लगती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक ख्याल मन में ये भी आया कि बाहर निकल के देखा जाए कोई है या नहीं है, पर जितनी तेज़ी के साथ एक ख्याल आया हमने उतनी ही तेज़ी के साथ इस ख्याल को भगा भी दिया कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अगर बाहर शेर है तो ना तो हम उससे तेज़ भाग सकते हैं और ना मुकाबला कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में टेंट चाहे फ्रेजाइल है पर कुछ प्रोटेक्शन है। दोस्तों, सर्कस में, ज़ू में या फिर किसी टाइगर रिजर्व में गाइड के साथ टाइगर की साइटिंग करना या पग मार्क्स देखना अलग बात है, लेकिन अगर आप जंगल में हो और इस तरह के टेंट में हो तो ये आवाज़ आपको बहुत डरा सकती है। यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ कहीं हमारे अंदर से आ रही है। हमारा दूसरा बड़ा डर ये था कि साथ वाले टेंट में संदीप अकेले हैं। अगर वो नींद में हैं और बाकी स्थितियां सामान्य हैं तो फिर भी ठीक है, पर अगर वो जगह हैं तो शायद ये भी उनके लिए चिंता का विषय है। तो हमने धीरे धीरे, क्योंकि टेंट साथ साथ एकदम जुटे हैं, तो हमने धीरे धीरे संदीप को आवाज़ लगानी शुरू की। हमें डर था कि कहीं संदीप से पहले टाइगर ही हमारी आवाज़ न सुन ले। पहली ही आवाज़ पर
संदीप ने हामी भरी और कहा, हाँ मैं भी बहुत देर से ये आवाज़ सुन रहा हूँ, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि या तो टाइगर हमारे टेंट के पीछे है या सामने बीच की तरफ है। अब स्थिति थोड़ी चिंताजनक थी, क्योंकि जितने भी टेंट थे बाकी वो सब खाली थे, और काफ़ी दूर किचन में जितने लोग थे वो हमसे काफ़ी दूर थे, और शायद उनके पास आग या दूसरी चीज़ें थी, पर उन तक पहुंचना हमारे लिए अब मुश्किल था। तो हम इसी चिंतन में थे कि अब क्या किया जाए कि यकायक फिर एक बहुत तेज़ आवाज़ आई, और ऐसे लगा जैसे कोई पेड़ या टहनी टूटकर हमारे टेंट के आसपास गिरी है, क्योंकि आखिरी टेंट था और इसके बाद टॉयलेट्स थे बाहर। तो वो जो टहनी या पेड़ जो भी चीज़ टूट के गिरी उसी टीन की छत पर गिरी जिससे टॉयलेट बना हुआ था, और काफ़ी तेज़ आवाज़ हुई। अब हम पूरी तरह से डर गए थे। हमें अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर ख्याल ये आया कि शायद बाहर झांका जाए हल्के से और देखा जाए कि क्या कुछ किस तरह की स्थिति है। तो हमने बहुत डरते डरते संदीप को कहा, आप जहाँ पर हैं वहीं रहें, बाहर ना निकलें, और मैं और विपिन हमने धीरे से अपने टेंट के दरवाजे की जिप थोड़ी सी खोली और बाहर झांकने की कोशिश की। हम दोनों को अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखी। हालांकि हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि वो आंखें जो चमक रही हैं वो हमसे कितनी दूरी पर है। क्या कोई ये हमारा भ्रम है, लेकिन कुछ आंखें दिखी जो हरकत कर रही थी या एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। ये देखते हुए अब हम पूरी तरह से डर चुके थे। जो हमारा शक था शायद वो यकीन में बदल चुका था। बहुत किस्म के ख्याल हमारे मन में उठ रहे थे कि क्या ये आदमखोर है। तो मैंने विपिन को कहा कि अगर आदमखोर शेर होता है किसी इलाके में तो उसकी खबर पहुंच ही जाती है। तो जिस पर विपिन बोले कि आदमखोर तो पैदा नहीं होता शेर, वो बनता है, तो हमसे भी शुरुआत हो सकती है। तो इन स्थितियों में भी हम अपने आप से मजाक कर पा रहे थे, पर अंदर से हमारी हालत सच में अब बहुत पतली हो चली थी। दूसरी तरफ संदीप भी बार बार हमसे फुसफुसा कर ये कह रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्या मैं तुम्हारे टेंट में आऊं, जिस पर हमने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। इस बीच वो आवाज़ लगातार आ रही थी और हमें अब ऐसा लग रहा था कि हमारे हर तरफ हलचल हो रही है। हर कोने से हमें किसी ना किसी तरह की आवाज़ आ रही थी। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब एक एक पल भारी लग रहा था तो हमने अब ये डिसाइड किया कि तीनों मिलकर शोर मचाते हैं और आवाज़ लगाते हैं ताकि हमारी आवाज़ सुन इस सन्नाटे में किचन से कुछ लोग हमारी मदद को आ जाएंगे। तो रात के सन्नाटे में हम तीनों ने आवाज़ें लगानी शुरू की, शोर मचाना शुरू किया। हम सोच रहे थे कि अगर शोर से लोग ना आए तो हो सकता है टाइगर हमारे इस शोर से या जो भी कुछ बाहर है वो हमारे शोर से भाग जाए। काफ़ी देर ये प्रयास करने के बाद और एक एक पल भारी लग रहा था इस समय, काफ़ी देर के बाद अब हमें बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। शायद अब मदद आ रही थी। हम फिर भी टेंट के अंदर रहे और इंतज़ार किया कि जब तक कोई बिल्कुल हमारे पास नहीं आ जाता हम टेंट से बाहर नहीं निकलने वाले। तो कुछ देर के बाद हमने देखा कि बाहर से कुछ रोशनी दिखाई दे रही है और कुछ लोगों ने बाहर से हमें बुलाया और कहा कि आ जाइए साहब, अब सब कुछ सेफ है। तो बहुत ही डरते डरते मैं और विपिन अपने टेंट से और संदीप अपने टेंट से बाहर निकले। तो बाहर 4 या 5 लोग थे जिनके हाथ में मशालें थी और वो हमें लेने आए थे। तो हमें उन पर पहले तो बहुत गुस्सा आया, और जब उन्होंने ये कहा कि साहब हम भी बहुत देर से आवाज़ सुन रहे थे तो गुस्सा और तेज़ आया कि हम यहाँ लोग अकेले इस परिस्थिति में और आप सब लोग आग के साथ, औजारों के साथ, किचन में एक साथ, आप लोगों को तो और जल्दी आना चाहिए था। हालांकि ये सारे लोग अब शर्मिंदा थे, उनकी आंखों में शर्म दिखाई दे रही थी, लेकिन कुक का असिस्टेंट एक कोने में खड़ा अपने आप में कुछ कहता जा रहा था। तो
तो हमें सबसे तेज़ गुस्सा उस पर आया और हमने कहा कि यहाँ सब लोग माफ़ी मांग रहे हैं और आप अपनी कहानियाँ कर रहे हैं। तो उसने कहा कि साहब ये शेर नहीं था। तो हमने कहा शेर नहीं था, हमने तो ना सिर्फ दहाड़ बल्कि शेर की आंखें भी देखी। तो उस पर उसने कहा कि नहीं साहब, ये आंखें भी शेर की नहीं थी। तो हम समझ नहीं पा रहे थे। तो विपिन ने उसे कहा कि क्या क्या कहना चाहते हो तुम। तो इस पर उसने कहा कि साहब मैं मिथुन साहब को भी आपको वही बात बताने के लिए कह रहा था। तो बात कुछ यूँ है कि पिछले शनिवार, आज भी शनिवार है, तो पिछले शनिवार दिन के समय बद्रीनाथ से कुछ पुलिसकर्मी एक कैदी को लेकर आ रहे थे। ठीक हमारे कैंप के ऊपर उस कैदी ने पुलिस वालों से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है तो मुझे उतारिए। जैसे ही पुलिस वालों ने उसे उतारा, वो झटपट दौड़ता हुआ कैंप की तरफ आया। पुलिस वाले हालांकि उसके पीछे आए और उसे रोकने के लिए उन्होंने शायद गोली भी चलाई, पर इतनी देर में वो आदमी आया और गंगा जी में कूदा और कूदकर मर गया। क्योंकि हम लोग उस समय तट पर थे, तो डूबते डूबते उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा तो हमें उसकी आंखें दिखाई दी जिसमें तेज रोशनी थी। ये शेर नहीं था साहब। हमने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। हमने मिथुन की बात पर विश्वास किया जिसने हमें कहा था कि गांव में इस तरह के किस्से लोग कहते हैं। तो हमने लोगों से मशालें ली, संदीप को अपने टेंट में बुलाया और किसी तरह रात काटी। अगली सुबह तयशुदा प्रोग्राम के अनुसार हमने राफ्टिंग भी की और डीपी भी ली, फिर सोशल अपडेट भी किया। अब जब आप बड़े शहरों में रहते हैं तो कुछ बातों को आप इसलिए भी नहीं मानते कि इस तरह की घटनाएं आपके साथ होती नहीं हैं। लेकिन फिर एक मन ये कहता है कि क्या उस बात पर विश्वास किया जाए, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जहां पैरों के चलने की आवाज़, टहनियों के टूटने की आवाज़, पानी में किसी के गिरने की आवाज़, ये सब भी हमें सुनाई दी थी। पर बहुत से लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते और हमने भी उन बातों पर विश्वास नहीं किया। हम तब भी और आज भी ये मानते हैं कि शेर आया था। 82-16.6 किलोमीटर हमें याद है, क्योंकि मिथुन ने हमें बताया था कि आप इस बात को याद रखें। हमें ये बात इसलिए भी याद है कि एक ही सफ़र में हमारे साथ काफ़ी कुछ घटा। तो ये था किस्सा 82-16.6 किलोमीटर, जिसका हिस्सा आप बने। तो बताइए कैसे लगा यह हिस्सा, दीजिए अपने सुझाव और बने रहिए किस्से का हिस्सा के साथ। नमस्कार।